टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड बफर सॉल्यूशन यूनिट सेकेंड से है। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की। तो pH ऑफ ए सॉल्यूशन, द एसिडिटी ऑफ ए सॉल्यूशन वाज डन बाय ए साइंटिस्ट नेम सोरेनसन इन द ईयर 1909 इन द protoplasm of cell. If a solution has more hydrogen ion and less hydroxyl ion, then that solution is said to be acidic. Conversely, if there are less hydrogen ion and hydroxyl ion in the solution, then the solution is said to be ionized. More plus or no more minus is the electric charge. Ion with positive charge are called cation and thus with एम्पियर चार्ज आर कॉल्ड एनायन। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज आएगी। चलिए पीएच सॉल्यूशन की बात करें तो पीएच किसी भी विलयंस की अम्लीयता और क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है। इसकी खोज सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने 1909 में की थी। जो सेल्स होते हैं उनके प्रोटोप्लाज्म में हाइड्रोजन आयन साथ ही साथ हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंस होते हैं। यदि किसी घोल में हाइड्रोजन आयन अधिक और आपकी हाइड्रोक्सिल आयन कम होंगे तो वह विलयन अम्लीयता कहलाती है। इसके विपरीत ही यदि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कम और हाइड्रोक्सिल आयन अधिक हो तो वह सॉल्यूशन आपकी क्षारीय कहलाएगी। जल में घोलने पर अनेक पदार्थों का क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, मतलब वे अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। आयन में कोई ऐसा परमाणु या परमाणु समूह प्रेजेंट होता है जिसमें एक या एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज और एक या एक से अधिक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। आपकी पॉजिटिव चार्ज वाले आयन कैटायन, साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज वाले आयनों को हम एनायन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपकी आयन चार्जों में कण किस तरह होते हैं। तो सेंस द स्मॉल पार्टिकल्स दे प्रेजेंस ऑफ इफेक्ट द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एंड आयोनाइजेशन कैन बी क्वांटिफाइड बाय द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। प्योर वाटर एट अबाउट 25 डिग्री कंटेन grams of hydrogens and per liter and the same amount of hydroxyl ions. The value is expressed by लॉगरिथम की विधि जो होती है उसके द्वारा शो होती है। दैट इज बाय द नंबर 7 where the number of hydrogen and hydroxyl ion are equal in the position. So when we will discoited hydrogen ions will be called in the hydrogen ion concentration or pH. That means A of 7 means that the substance is neutral. The pH scales run up to 14. If the value is less than 7.0, there will be more hydrogens and the substance will be acidic. As the value goes towards 0, the acidity will keep on increasing. On the other hand, if the pH value is more than 7.0, then the liquid will be alkaline. As this value increase, the number of hydroxyl ion will increase and the solution will gradually become basic. An acid can be defined in the such a way that when it is dissolved in the water generate hydrogen ion it oven and it is made of hydrogen ion that can be oxidized and electronegative element. चलिए देखते हैं इसमें क्या होते हैं। आपकी आयन जो चार्ज युक्त पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी उपस्थिति में जल की जो विद्युत चालकता बोल सकते हैं, विद्युत चालकता पर क्या होती है, प्रभाव डालती है और इस विद्युत चालकता के द्वारा ही आयनीकरण की मात्रा मापी जाती है। लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में प्रति लीटर 0.001 ग्राम हाइड्रोजन आयन तथा इतनी ही मात्रा में मापी जा सकती है या इतनी ही मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। इस मान को हम लॉगरिथम की विधि से व्यक्त करते हैं। अर्थात जो 7 होती है, 7 के अंक के द्वारा ही यहाँ पर इस स्थिति में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या बराबर होती है।
या बराबर हो जाती है। जब जब हम हाइड्रोजन आयनों को व्यक्त करेंगे तब हम उस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है अथवा उनके पीएच कहेंगे। 7 के पीएच का अर्थ होता है पदार्थ की उदासीनता। पीएच का पैमाना 1 से लेकर 14 तक चलता है। 7.0 से कम मान होने पर जो हाइड्रोजन आयन होते हैं आयन अधिक होंगे तो पदार्थ क्या होगी, अम्लीय होगी। जैसे जैसे मान 0 की तरफ जाएगा उसकी अम्लता बढ़ती ही जाएगी। और इसी दूसरी तरफ क्या होती है, अगर पीएच का मान 7.0 से अधिक है तो वो क्या करेगी, जो तरल पदार्थ है वो क्षारीय होगी। जैसे जैसे यह मान बढ़ेगा हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या में वृद्धि होगी और विलयन क्या होगा, क्रमशः वहाँ पे क्षारीयता शो करते चला जाएगा। हम बात करें यहाँ एक अम्ल को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब इसे पानी में घोला जाए तब यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। यह आयनीकृत हो सकने वाले हाइड्रोजन आयन तथा किसी विद्युत ऋणात्मक पदार्थ, हम बोल सकते हैं उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिलकर बनाते हैं। जैसे आपकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरह से हम क्षार की बात करें तो क्षार वह पदार्थ होता है जो पानी में घुलने से जो उसके हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं उन्हें उत्पन्न करते हैं और उसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यदि किसी अम्ल के जो नॉर्मल सॉल्यूशन को किसी क्षार से मिलाया जाए तो वो उसे क्या करेगा, पूर्ण रूप से उदासीन कर देगा। तो ये आपकी पोटेंशियल हाइड्रोजन में यही शो की जाती है। अब बात करते हैं हम बफर सॉल्यूशन की। बफर solution is a substance that prevalent charge in the pH of hydrogen's ion from a medium and keep the pH of the medium constant. Buffer either dilute acid and their compound with strong concentrate and dilute bases. The potential hydrogen of the buffer solution does not change when the small amount of acid or base is added. मतलब बफर घोल एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी माध्यम से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तनों को रोक देता है और उस माध्यम के पीएच को क्या करेगा, स्थिर बना के रखता है। बफर या जो डाइल्यूट एसिड होती है उनके जो यौगिकों या उनकी कॉन्सेंट्रेट बोल सकते हैं या उनकी डाइल्यूटिंग की जो प्रोसेस होती है क्षारों के साथ उनके यौगिकों के मिश्रण हो जाते हैं। इसे इस सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो कि बफर के घोल में थोड़ी सी अम्ल या क्षार की मात्रा मिलने पर इसका जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है वो परिवर्तित नहीं होता है बफर सॉल्यूशन में। अगर इसकी बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बफर सॉल्यूशन की, बफर घोल के लक्षण की, तो इनमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है इट्स पोटेंशियल हाइड्रोजन वैल्यू रिमेन फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। आपकी जो पोटेंशियल हाइड्रोजन की मान होती है वो निश्चित एवं स्थिर रहती है। साथ ही साथ दूसरी होती है आपकी द पोटेंशियल हाइड्रोजन वैल्यू डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब पीएच का मान उनकी तनु जो डाइल्यूट फॉर्म होती है तनु करने पर उनकी सांद्रता करने पर परिवर्तित नहीं होता है, डाइल्यूट फॉर्म में करने पर वो कन्वर्ट नहीं हो पाती है। थर्ड की बात करें तो देयर आर नो चेंज इन द पोटेंशियल हाइड्रोजन वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इज एडेड टू द सॉल्यूशन। विलयन में सॉल्यूशन में कोई भी जो प्रबल अम्ल या क्षार मिलाने पर जो घोल के पोटेंशियल हाइड्रोजन मान होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इसके कैरेक्टर्स हो गए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की बात करें हम तो यहाँ पर दो इसके मोर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपकी होती है सॉल्यूशन ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस एंड सेकेंड आपकी होती है सॉल्यूशन मिक्सचर। तो सबसे पहले देखते हैं हम सॉल्यूशन आपकी
फर्स्ट जो होती है सॉल्यूशन ऑफ ए सिंगल सबस्टेंस की, तो सिंगल सबस्टेंस में होते हैं डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन एंड सॉल्ट मेड फॉर ए कॉन्सेंट्रेट एल्काइल। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सिंगल सबस्टेंस इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। तो आपकी जो किसी भी जो तनु अम्ल के विलयन होते हैं, हम बोल सकते हैं डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन, वो क्या करेगी, उनके कॉन्सेंट्रेट एल्काइल के बने लौड़ों के विलयन को एकल पदार्थ घोल कहते हैं, मतलब आपकी सिंगल सब्सटेंस कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए एसिटिक एसिड। साथ ही दूसरी देखते हैं सॉल्यूशन मिक्सचर में। सॉल्यूशन मिक्सचर दे आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन अंडर दिस। इसके अंतर्गत ये क्या होती है, बफर विलयन टू टाइप्स के और होते हैं, एक तो एसिडिक होगी और दूसरी बेसिक होगी, अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। एसिडिक बफर विलयन की बात करें तो जो क्या होती है डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन होता है, इट इज द फॉर्मेड बाय मिक्सचर इट सॉल्ट। आपकी अम्लीय में क्या होती है, जो तनु अम्ल विलयन होते हैं, इसके लवण को मिलाने से ये बनते हैं। सोडियम एसीटेट इसके एग्जाम्पल है। साथ ही साथ हम बात करें बेसिक बफर सॉल्यूशन की, क्षारीय बफर विलयन की, तो ये भी क्या करेंगे, जो तनु क्षार विलयन होंगे उनके लवण को विलयन के साथ मिलाने से ये बनेगा, जैसे आपकी अमोनिया एग्जाम्पल के लिए। वही हम बात करें नेक्स्ट आपकी बफर सिस्टम इन बॉडी में, कि शरीर में बफर तंत्र किस तरह से होता है। तो दे पीएच ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फाउंड इन द बॉडी कंट्रोल बाय मैनी मेथड। आपकी जो शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के द्रवों के पीएच का नियंत्रण कई विधियों से होता है, जो कि एक के बाद एक वर्क करते रहते हैं। हम बोल सकते हैं जो पोटेंशियल हाइड्रोजन होती है, नियंत्रण विधि निम्नलिखित तरीके से होती है। एक बोल सकते हो आप बफर, साथ ही साथ रेस्पिरेशन, किडनी और टिश्यू मैकेनिज्म, इन सब के थ्रू ये बफर सिस्टम इन बॉडी प्रोसेस करती है। इसी में हम सबसे पहले देखते हैं बफर की। तो बफर डिफरेंट फ्लूइड में ऑफ द बॉडी एक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम। द बफर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द सिमिलर टू दैट द प्लाज्मा विल बी द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल बफर्स में वैरी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डाइल्यूट एसिड इन सॉल्ट। देखिए आपके शरीर के जो विभिन्न द्रव या विभिन्न प्रकार के बफर तंत्र की तरह ये क्या करने लगेंगे, वर्क करने लगते हैं। साथ ही साथ इनके जो अंतराली द्रव्य का बफर जो होता है वो प्लाज्मा के समान होते हैं। साथ ही साथ बफर की मात्रा इनमें भी भिन्नता शो करती है। एक बफर तंत्र में केवल एक तनु अम्ल उसके लवण प्रेजेंट होते हैं। मानव शरीर में बाइकार्बोनेट बफर मुख्य रूप से बफर को बनाते हैं। हम यहाँ बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के जो आरबीसी होते हैं या हम बोल सकते हैं अन्य कोशिकाओं में प्रवेश के कारण ही जो बाइकार्बोनेट बफर होता है वो बनता है। साथ ही साथ कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर कार्बनिक अम्ल क्या करेगा, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एसिड होती है कोशिकाओं के साथ अंदर प्रवेश करती है और कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, उसके प्रभाव से इनमें हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयंस में विघटित हो जाते हैं। साथ ही साथ कोशिकाओं के अंदर इनमें जो पोटेशियम लवण होती है उनको बनाते हैं और ये कोशिका द्रव्य में विस्तारित होकर ही सोडियम लवण बनाते हैं। इस प्रकार जो बाइकार्बोनेट बफर अम्ल होता है वो क्या करेगा, लवण के साथ कंजुगेट होकर संयुग्मन हो करके आपकी बफर का फॉर्मेशन करेगी और इसके अतिरिक्त ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन एवं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बफर में भी ये प्रेजेंट होती है, बनती भी है, साथ ही साथ कुछ चीजों को जनरेट भी करती है। सेकेंड बात करें हम यहाँ पे ब्लड बफर की, तो ये क्या करती है, रक्त में जो बाइकार्बोनेट बफर होते हैं साथ ही साथ फॉस्फेट बफर प्रेजेंट होती है और रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त में क्षार के प्रवेश करने पर इनकी जो एसिडिक फॉस्फेट होती है वो एक प्रतिरोध की तरह काम करने लगती है और रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन रक्त का एक प्रमुख बफर होता है। बात करें हम किडनी बफर की, तो
द्वारा ही अम्ल क्षार संतुलन पर प्रभाव डालते हैं और इनका जो नियमन होता है दो तरीके से करते हैं। एक तो आपकी हाइड्रोजन आयन का उत्सर्जन हो जाता है और दूसरी आपकी अमोनिया का निर्माण करते हैं। बात करें चौथा, यहाँ पे टिश्यू बफर आते हैं, उत्तकी बफर। सामान्य दशा में शरीर के अंदर अनेक प्रकार के अम्ल उत्पादित करते हैं। साथ ही साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के जो मध्यस्थ पदार्थ होते हैं इनमें भी कुछ एसिडिक सेल्स मेम्ब्रेन को पार करते हुए जो इनके आउटर सेल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जहां इन द्रवों का पीएच में परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बोनिक अम्ल और साथ ही साथ लैक्टिक अम्ल। ये तो इस तरह आपकी थी आज की टॉपिक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड बफर सॉल्यूशन।